नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर 45 इलेक्ट्रॉनिक बसेस को हरी झंडी दिखाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रवाना किया। आपको बता दें ये जो बसेस हैं ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा और हीडा क्षेत्र में चलेंगी, जो सीधे जेवर एयरपोर्ट तक जाएंगी। कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात है और कहीं ना कहीं धुएं से और जो शोर है उससे राहत की बात है और कहीं ना कहीं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये इलेक्ट्रॉनिक बसेस नोएडा, ग्रेटर नोएडा और हीडा क्षेत्र में चलेंगी, जो सीधे एयरपोर्ट तक जा सकेंगी। कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात है उन तमाम शहरवासियों के लिए जो इस इलेक्ट्रिक बस का आनंद ले सकेंगे। साथ ही साथ इन्होंने सीएम योगी ने एक बस डिपो का भी शुभारंभ किया है, उसको भी हरी झंडी दिखाई है। आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं जो सरकारी आवास थे जहां पर सीएम योगी ने इलेक्ट्रॉनिक बसेस को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि आज लखनऊ के इको गार्डन में एक प्रदर्शन हो रहा है और ये ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ साथ कॉकरोच जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देर रात 2:20 पे वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पर इस जो प्रोटेस्ट है इसमें शामिल होने की वो यहाँ पर लखनऊ आए हुए हैं। दो प्रोटेस्ट जंतर मंतर में भी पहले कर चुके हैं, उसके बाद पुणे में भी कल किया था और आज लखनऊ पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं आज एक बड़ा प्रदर्शन है छात्रों का और टीचर्स का भी, उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से सहभागिता है। साफ तौर पर जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर निकल करके सामने आ रही हैं, छात्र पेपर लीक बंद करने की बात को लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे वहां लगाए जा रहे हैं, स्कोर कार्ड जारी करने की बात कर रहे हैं, लेखपाल परीक्षा को लेकर के तमाम बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पहले जो खबर सामने आ रही थी कि जो कमिश्नरेट, लखनऊ कमिश्नरेट है वो इनको अनुमति नहीं दे रहा है, लेकिन बाद में जब जानकारी आई कि 6 घंटे की अनुमति मिली है और पेपर में पारदर्शिता और स्कोर कार्ड जारी करने को लेकर के अनुमति दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि तमाम तरीके की चीजें निकल करके सामने आ रही है, कहीं पर अलग अलग चीजें निकल करके सामने आ रही है। कहीं पर कोई कह रहा है कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, यहाँ पर किसी भी पार्टी का, ना तो सत्ता पक्ष का ना विपक्ष का, किसी की भी जरूरत नहीं है। ये युवाओं का आंदोलन है और युवाओं का प्रोटेस्ट है, क्योंकि युवा से बहुत ज्यादा युवाओं को नुकसान हो रहा है और इस कारण लोगों को युवाओं की जो आवाज है सुननी पड़ेगी। वहां पर इस तरीके की आवाजें लगातार देखने को मिल रही है, सुनाई दे रही है और कह रहे हैं वहां पर जो तमाम जो गुट है कि कहीं ना कहीं ये जो आवाज है वो विधानसभा तक पहुंचनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर के पुलिस के सख्त इंतजाम है, बड़ी मात्रा में ऊपर पुलिस बल तैनात किया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई है। वहीं जो छात्र गुट है वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का हिंसात्मक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, साफ तौर पर अपनी बात आसानी से कहनी है, शांति से कहनी है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कहीं ना कहीं तनाव फैले। फिलहाल वहां पर पुलिस व्यवस्था मुस्तैद है, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी जायजा ले रहे हैं, साथ ही साथ जो पुलिस की जो बड़ी अधिकारियों की टीम है वो वहां पर मौजूद है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास। हमारे साथ सबसे पहले इंद्रवीर बने हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी खबर है रायबरेली से आज? देखिए अखंड, हमारे साथ मौजूद है हमारे पैनल में जो है, आपका मैं परिचय करा दूं। आपका नाम जीसी चौहान है और आप एक ऐसे जो है रायबरेली के कार्यकर्ता है सामाजिक, कि इनका अपना संगठन है और उस संगठन के तहत ये जो है तमाम सारे ऐसे सरकार के साथ मिल करके या यूं है जो यहाँ के आला अधिकारी हैं उनके साथ मिल करके तमाम सारी ऐसी गतिविधियों पर जो है काम करते हैं, जिसमें व्यापार मंडल के सबसे बड़ी चीज है ये जो है अध्यक्ष है और अब अभी परिचय भी जानेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये इनकी गतिविधियां खासकर ये जाने जाते हैं, मैं आपको बताऊं एक तरीके की मुहिम चलती है और ये मुहिम कई सालों से चला रहे हैं। ये मुहिम ये है कि जो रायबरेली में जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ा हादसा हो गया और उसमें किसी की डेथ हो गई और उस डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पाती है और वो लावारिस हो जाती है, तो उस लावारिस बॉडी का अंतिम संस्कार कराना आपका अपना एक गुट है और ये डीसी चौहान गुट के नाम से जाने जाते हैं और ये उसके फाउंडर है डीसी चौहान। और ये वो हर एक अधिकारी सम्मान भी देता है, हर एक अधिकारी बात भी करता है अच्छे से, इनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। रायबरेली की एक पहचान है और तमाम सारी ऐसी बॉडियों का संस्कार करा चुके हैं। आज हमारे साथ बीते 2 दिन पहले इनके साथ एक वाकया हुआ है और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के सरकार के 12 साल बेमिसाल जो तमाम सारे सेमिनार, तमाम सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, उसको लेकर के विकास भवन में बीते दिनों भी
एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें सदर विधायक हरदीप सिंह और सीडीओ लता और ऐसे तमाम सारे अधिकारी थे जो बैठक में मौजूद थे और आप भी इसमें गए थे और अपनी कुछ बातें रखी जिसको लेकर के कुछ अधिकारियों के बीच में टूटू महल हुई और वो अधिकारी कौन है, क्या पूरा प्रकरण है, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे जानूंगा। सबसे पहले सर आपका पूरा परिचय बता दीजिएगा। जीसी सिंह चौहान, ऑल इंडिया उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष। क्या वाकया क्या हुआ था जब आप गए थे 12 साल बेमिसाल में, क्या पूरी घटना हुई थी वो हमारे दर्शक और आप जानना चाहेंगे क्या हुआ? देखिए, ये घटना भैया ये हुई कि जब मैं विकास भवन गांधी सभागार में पहुंचा तो वहां पर सारे अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए थे, व्यापार मंडल के लोग भी हमारे सारे बैठे हुए थे और सदर विधायक अदिति सिंह भी बैठी हुई थी, सीडीओ मैडम थी। मैं वहां पर पहुंच करके माल्यार्पण किया और उनको साल भेंट किया, मोमेंट दिया। उसके बाद में मैंने सरकार की जो योजना चलाई जा रही है, 12 साल जो बीत गया है, ये उत्तर प्रदेश की संदेश की किताबें मैं ले जा करके मेज पर रखा और जब मेज पर रखा तो जीएसटी के अधिकारी परमहंस लाल जी वो हमको कहते तुम चूतिया हो क्या, और शिखा गुप्ता ऐसे हाथ उठा करके मुझको कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई, बताइए। एक शिखा गुप्ता हुई जीएसटी के अधिकारी है, अब एक पद तो नहीं बता सकते कौन सा पद है, ये दोनों वही के हैं और जीएसटी विभाग में रहते हैं। और उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई, तो हमने कहा ठीक है बच्चा कोई जो आपको धमका रहे थे। ये किताब, ये देखिए किताब जो रखती है उत्तर प्रदेश संदेश की, ये ले जाकर के मैंने माननीय सीडीओ मैडम को दिया है। जी हाँ, विभाग में सूचना विभाग में भी पड़ी हुई, लेकिन हमको व्यापार मंडल से मिलती है कि ये सरकार की बांटते हैं। ये बुक है माननीय योगी आदित्यनाथ की और ये हर जिले के जो है सूचना विभाग में दी गई है, जिसको लोगों को वितरित की जाए। उसमें लिखा हुआ है जुलाई अगस्त सितंबर 2025 वर्ष 34 अंक 7, 8, 9 उत्तर प्रदेश संदेश। मैं आपको एकदम क्लियरली अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ की है और पीछे इस बुक का ये दृश्य है। ये वो बुक है, ये इनका कहना है ये बुक को केवल पता कर रहे थे और वहाँ पे लोगों को ये बुक है मैम, इसको आप वितरित करवा दीजिए अपने अधिकारियों से कहकर दीजिए है। और इसमें तमाम सारी बुकें में मैं दिखाऊंगा, तमाम सारी योजनाएं जो है उत्तर प्रदेश सरकार की इस बुक के अंदर अंकित है। और ये वो बुक है और ये वो कैलेंडर है जिसको ले जाकर इन्होंने दिया था। मेरी बात मैं आपको बुक में वो कंप्लीट बुक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से अधिकारी इतने ज्यादा नाखुश नाराज हो गए? मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों है, क्योंकि नहीं बात पॉइंट अभी नहीं है। पॉइंट ये है कि जो अधिकारी ने इनको कहा उसने एक विपक्ष के बड़े नेता का नाम लिया और मामला तब गंभीर हुआ। उन्होंने क्या कहा आप बताइए? उन्होंने कहा हम स्वामी प्रसाद के हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, किसी पार्टी से हमसे नहीं लेना देना है, लेकिन उन्होंने ये शब्द कहा। जब सीडीओ मैडम ने माफी मांगने की बात कही तो उन्होंने कहा मैं सपा का भी मेरे ऊपर हाथ है, आप कुछ नहीं कर सकते, मैं माफी नहीं मांगूंगा चाहे जो कुछ हो जाए। मैं कहता हूं सलवन में भी यही कार्यक्रम हुआ, अशोक कोरी सलवन विधायक ने ये किताबें बांटी, कैलेंडर बांटा, बुक बांटा, हर जगह बांटा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं मेरा क्या अपराध है? अब इन्होंने ये बुक बांटने की बात करी और उसके बाद वो अधिकारी जीएसटी का जिनका ये नाम ले रहे हैं, शिखा गुप्ता जो जीएसटी के 2 अधिकारी हैं, दूसरा क्या अधिकारी का नाम है? शिखा गुप्ता, परमहंस लाल मौर्य। परमहंस लाल मौर्य ये कहते हैं मेरे ऊपर स्वामी प्रसाद मौर्य का हाथ है, मेरे ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के अखिलेश यादव का हाथ है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। सीडीओ मैडम ने उनसे माफी मांगने के लिए कहा। अब ये खुद ये कह रहे हैं, ये IBC 24 या हम कंफर्म नहीं करते, ये खुद जीसी चौहान कह रहे हैं और ऐसे सारे अधिकारी हैं जो सरकार के अगेंस्ट भी आज भी काम कर रहे हैं, तनख्वाह सरकार की ले रहे हैं, सब कुछ सरकार का कर रहे हैं, लेकिन आज भी सरकार के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। इससे ये जाहिर होता है कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो आज भी अपनी जातिगत को जाति उन्मादना फैलाने की बात करते हैं। ऐसे अधिकारियों के ऊपर रायबरेली की डीएम को सोचना होगा कि अगर आप सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं, सरकार किसमें काम कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से किसी पार्टी के अधिकारी होने के बाद किसी पार्टी के लिए आप नाम नहीं ले सकते। ऐसे अधिकारियों के ऊपर तो इतना बड़ा चाबुक चलना चाहिए। हम डंके की चोट पे कहते हैं कि वो अपने बाद आने वाले 10 बार सोचे कि आप एक अधिकारी है ना कि आप राजनेता। तो राजनेताओं का काम नहीं होना चाहिए, मेरा इतना कहना चाहिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि अधिकारी अब राजनेताओं के पूरी तरीके से वेशभूषा के साथ साथ अब उनके चाल चरित्र पर भी अब आगे बढ़ने लगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अधिकारियों के
अंदर ये भावना होने लगी कि हम राजनीतिक दल किससे जुड़े हुए हैं या फिर इनकी सरपरस्ती में है या फिर इनका हाथ हमारे सर पर है। ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। आखिरकार अधिकारियों को इस तरीके की बात करने का अधिकार किसने दिया, ये अपने आप में बड़ी बात है। फिर भी हम कहते हैं कि आईबीसी इस बात की पुष्टि नहीं करता है क्योंकि इनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इन आरोपों में अगर ये सच्चाई है तो अपने आप में एक बड़ी बात है कि किस तरीके से अधिकारी जो एक बड़े पद पर बैठा है, एक बड़े पद पर तैनात है, वो किस तरीके से किसी व्यक्ति का नाम लेकर के, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर कोई बहुत बड़े पद का नेता हो, कोई भी हो, आपको जिम्मेदारी दी गई है इस उत्तर प्रदेश के जीएसटी के संभाग की जो भी आप विभाग में है, आपका जो भी बड़ा पद है, उसकी जिम्मेदारी दी गई। अपने कार्यक्षेत्र उसमें करिए। आपका किसी से व्यक्तिगत रिलेशन क्या है वो अलग विषय है, पर ना तो आपके ऊपर किसी का इस तरीके से आपको वक्तव्य देना चाहिए सामाजिक तौर पर, या कहते कि जहां पर एक बड़ी भीड़ हो या फिर कुछ भी हो, आपको इस तरीके का वक्तव्य देने के लिए किसने आप किस तरीके से दे पा रहे हैं, अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन फिर भी इसी वजह से अधिकारियों की कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े होते रहे और कहीं ना कहीं अधिकारियों की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसको लेकर के खुद अभी बिजली मंत्री है, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, उनका भी एक पत्र वायरल है और कहीं ना कहीं वो भी अधिकारियों पर ही इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारियों की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार की जो छवि है वो सामाजिक तौर पर जनता के बीच में धूमिल होती है। फिर भी जिस तरीके से ये बातें निकल करके सामने आई हैं, इसको लेकर के उच्च अधिकारी से जरूर आप भी सवाल कीजिएगा कि इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है, क्या इन बातों में कितनी सच्चाई है, और अगर इस तरीके का व्यवहार एक बड़े अधिकारी का है जो जिले में तैनात है, वो इस तरीके से किसी नेता का अपने सर पर हाथ रखने की बात कहता है और कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो अपने आप में गलत बात है। जनप्रतिनिधि के रूप में या फिर आम जनता के रूप में कोई किसी से मिलता है, उसके साथ किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए सबसे पहले सिखाया जाता है। लेकिन अगर इस तरीके का एक अमर्यादित व्यवहार किया जा रहा है तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इसको लेकर के आप एक जरूर सवाल कीजिएगा। इससे हम जिलाधिकारी रायबरेली संदीप कौर मोका से बात करेंगे और पूरी सच्चाई अपने दर्शकों को जरूर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपूर्व के पास चलते हैं। अयोध्या हमारे साथ अपूर्व बने हुए हैं। अपूर्व, कौन सी खबर है अयोध्या से आज की? अपूर्व अनम्यूट कर लीजिए। इस तरीके से बिल्कुल अखंड, आप देख ही रहे होंगे कि इस तरीके से जिस तरीके से गहमा गहमी का माहौल चल रहा है और एक तरफ सिद्धांत चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा लगातार जो आरोपों का जो है उसका लेकिन खंडन अभी तक निकल कर नहीं आया। जिस तरीके से जो वहाँ पूर्व में लेखा अधिकारी महिपाल जी, उनके द्वारा भी आरोपों का जो बवंडर था वो खड़ा किया गया, लेकिन लगातार जो बैठक है वो लगातार चल रही है। लेकिन बैठक में निकल करके सामने आ रहा है कोई भी टेस्ट का सदस्य बोलने को तैयार नहीं है कि हालांकि ये कैसे हुआ है। अभी बीच में जो राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष है निपेंद्र मिश्र, वो एक दिन के दौरे पर आए थे जिस दिन ये आरोपों का सिलसिला शुरू हुआ और उन्होंने अचानक बैठक किया और बैठक के बाद वो तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हालांकि लेकिन आरोपों के बीच ऐसा कोई भी बयान नहीं आया कि ये आरोप निराधार है, इसमें है। लेकिन एक बात मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं कमल नयन दास, उनके तरफ से साफ तौर पर एक बात कही गई है कि जो है जो लोग चप्पल पहन कर आए थे आज उनके होटल देश विदेशों में खुल रहे हैं, उनके पास 4 व्हीलर है, वो कैसे। उन्होंने साफ तौर पर मांग की है कि जब से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ है, इसमें जो नामित सदस्य हैं, जितने कर्मचारी आए हैं, सभी के जो है संपत्ति की जांच की जाए और तभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो पाएगा। सबसे बड़ी बात है कि संपत्ति की जांच हो पाए तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। सब जांच होगी और जांच में ये तो बात की बात है। फिर भी सवाल खड़ा होता है पूरे पर शंकराचार्य का बयान है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं न कहीं अगर ये पूरा मामला धर्माचार्य अगर होता तो शायद इस तरह की स्थितियां नहीं होती। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मंदिर में दान किया गया 1-1 रुपया भगवान का है। ऐसे में अभी तक इस पूरे मामले का खंडन ना हो पाना, इस तरीके की चोरी की वारदात पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने इस पर आरोप लगाए हैं और कहीं न कहीं भगवान के दल पर, भगवान के मंदिर में इस तरीके से उनको चढ़ाए गए पैसे में से चोरी की घटना सामने आना अपने आप में शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। और मामले पर चिट्ठी साधना उससे बड़ी बात है। आखिरकार क्यों साध रहे, जो सामने जो भी हुआ है उस घटना की बता क्यों नहीं रहे, ये सवाल है। अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो उसको बताएं, और अगर कुछ हुआ है जो दोषी है कि फिर कुछ गलत किया है उसको भी बताएं। किसी की संपत्ति जांच कराना है तो
समय लगेगा, इतनी आसानी से उसको यहाँ तो बहुत प्रति वर्ष लोग अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ होता है क्या किसी को? संपत्तियां तो कई खरीद लेते हैं। बिल्कुल अखंड, लेकिन जो है बात लगातार जो अभी कल फिर से एक बार जो थी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्र, वो फिर कल मीटिंग के लिए आ रहे हैं। अब देखना ये है कि मीटिंग के बाद होता क्या है, और लगातार लेकिन किसी का अभी बयान जो है, अगर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के किसी भी सदस्य के बयान की बात की जाए तो किसी ने नहीं दिया है इस बारे में। तो आखिरकार अच्छा एक चीज ये भी है, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें, चर्चा का बाजार गर्म है, बहुत सारी चीजें एक दूसरे पर आरोप लगते रहते हैं। हमने कई बार देखा है कि अगर आरोप है किसी के पास, किसी ने आरोप लगाया तो उसका साक्ष्य भी देना चाहिए, ये नहीं कि आरोप लगा देना चाहिए। लेकिन आप भी अपूर्व बड़ी करीब से देखते हैं और आप जमीन पर रहते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग आप करते हैं, इस मामले में अभी तक कुछ चीजें निकल करके सामने आ रही है, किस तरीके की बात है, क्या इन दावों में सच्चाई है या फिर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, और बात और तरीके से पेश किया गया? अखंड सूत्रों की माने तो कुछ पैसे बरामद हुए हैं। जिस दिन ये अखिलेश यादव का ट्वीट आता है उसके बाद कमेटी गठित होती है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से पुलिस अधिकारियों को कोई तहरीर नहीं दी जाती इस विषय में, लेकिन अंदर ही अंदर पूछताछ चल रही है। जो सूत्रों से हवाले से खबर आई है, कोई अभिनव शुक्ला है, उनके खाते से लगभग 5 लाख रुपए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं तत्काल रूप से, और कुछ नगद पैसे बरामद हुए हैं। तो इससे आशंकाएं लगाई जा सकती हैं कि कुछ न कुछ तो हुआ है, लेकिन आखिर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो नामित सदस्य हैं वो आखिर में मीडिया के फ्रंट लाइन पे आ क्यों नहीं रहे हैं? अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देते हुए या खंडन करते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? सही बात है, आखिरकार किसी ने अगर कोई आरोप लगाया है, उन आरोपों में दम नहीं है, तो आखिरकार उससे जुड़े हुए लोग आगे आकर के इस बातों पर प्रूफ के साथ क्यों नहीं खंडन कर रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा और मजबूत सवाल है। पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि आखिरकार कल जब नृपेंद्र मिश्र जी आएंगे और बैठक होगी, उस बैठक में क्या कुछ निकल के आता है वो भी एक बड़ी बात है। फिलहाल संपत्ति की जांच करानी चाहिए, हर साल संपत्ति का ब्यौरा लेना तो अलग विषय है। अगर इस तरीके से राम मंदिर जैसे एक बड़े धार्मिक स्थल से इस तरीके से राम की मर्यादा को तार-तार किए करते हुए अगर इस तरीके से घटना सामने आई तो अपने आप को बयान आ रहा अपने आप में संभाला नहीं जाने आखिरकार इस बड़े मामले पर अभी तक लोग क्यों साधे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं शंका पैदा करता है। फिर भी जो भी सच है वो जनता के सामने जरूर आना चाहिए, क्योंकि आराध्य श्री राम के मंदिर का एक जुड़ा हुआ मामला है और कहीं ना कहीं लोगों को लेकर के इसमें बड़ी कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक शंका बनी हुई है। इसको लेकर जरूर अपडेट में बने रहिएगा आपको, और जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब विशेष बने हुए हमारे साथ जी अखंड, मैं आपको बता दूं कि इस समय अगर देखा जाए तो पूरे सिद्धार्थनगर जिले में अवैध खनन का जो है सिलसिला जारी, जिस तरीके से लगातार जो है सरकार की जो योजनाएं आए कि जी अवैध खनन ना हो, ओवरलोडिंग ना हो, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार आप विजुअल देख सकते हैं कि अवैध खनन की जो प्रक्रिया है कितनी तेजी से चल रही है, जहां पुलिस प्रशासन और उप जिला अधिकारी सहित सभी लोग जो है बेखबर दिखाई देते नजर आ रहे हैं। अवैध खनन के दुनिया भर की चीजें बनाई जाती हैं, टीमें गठित की जाती हैं, रिस्पॉन्स होता है उस पर, कहीं ना कहीं उस पर एक्शन भी होता है। तो अगर इन सब की बात या सारे प्रावधानों के बीच में, इस सारे एक्शन के बीच में भी अवैध खनन बदस्तूर जारी है, तो आखिरकार अधिकारी कर क्या रहे हैं? फिर वो जो एक्शन लेते हैं उसका कोई मतलब है क्या? देखिए खंड, अभी कल जो है शाम का मामला है, मोहाना थाना क्षेत्र के पास जो है एक ओवरलोड जो है डीसीएम के द्वारा 2 व्यक्तियों को कुचल दिया गया, जो कि मिट्टी लेकर के जा रहा था। जब मामला कहीं प्रकाश में आता है तो अधिकारी कहते हैं हमें जानकारी नहीं थी। ये सबसे बड़ी लापरवाही और विभागीय अधिकारी हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो पुलिस प्रशासन उप जिला अधिकारी की होती है, ऐसे स्थिति में वो लोग जो है नजरअंदाज कर दे रहे हैं। खनन विभाग के अधिकारी क्या कह रहे हैं? खनन अधिकारियों को कुछ पूरे मामले पर बयान आया है या यही कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है, हम जानकारी जुटा रहे हैं? देखिए अखंड, जब इस संबंध में कल जानकारी लिया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि जानकारी हमें नहीं था, चोरी चुपके से लोग खोद रहे थे। अब मौके पर जो है उसको जो है तुरंत जो है गाड़ी को पकड़ लिया गया है, लेकिन गाड़ी पकड़ने की बात अलग हो गई। जिस व्यक्ति की मौत हो गई, 2 व्यक्ति को एक डंपर के द्वारा कुचल दिया गया और दोनों व्यक्ति की मौत हो गई, तो ये सबसे बड़ी अपने आप में सोचने वाली बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है, अपने आप में बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं इस तरीके से जो अवैध रूप से खनन का काम होता है उसमें जो डंपर लगे रहते हैं, इस तरीके के कई मामले सामने आए हैं
जिससे लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी अपने कानों में रुई डाल करके सो जाते हैं, आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, उनको दिखाई नहीं देता कि इस तरीके से अवैध खनन में कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई, कितनी जिंदगियां खत्म हो गई। लेकिन इन अधिकारियों को तब तक क्यों नहीं रेंगता जब तक इनको बताया नहीं जाता, और जब बताया जाता है तो कहते हैं कि मामले की जांच करा रहे हैं, पड़ताल करा रहे हैं। आखिरकार उनकी नाक के नीचे इस तरीके से अवैध खनन हो रहा है, तो आपके जो कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है, आपको जो जिम्मेदारी दी गई उस जिम्मेदारी का मतलब क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपने आप लोगों को इसलिए तैनात किया गया है या रखा गया है, कम से कम आपका सूत्र भी, अगर आपको लगता है कोई आपके नीचे जो लोग हैं वो आपकी जानकारी के बगैर इस अवैध खनन में शामिल है, तो उसकी भी चीजों की जांच करानी चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके से बदस्तूर खनन जारी रहेगा, कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगियां इसी तरीके से खत्म होती रहेंगी इस डंपर से चलने की वजह से, तो आपका क्या मतलब है, आप अपने पद का निर्वहन ठीक तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक सवालों का, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल ब्रजेश, इस पूरे मामले पर अगर हो सकेगा तो जिलाधिकारी से जरूर बात कीजिएगा और पूछिएगा कि आखिरकार खनन को लेकर के तमाम चीजें कही जाती हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर के रिस्पॉन्स टीम भी बनाई जाती है, एक्शन लेने की बात भी कही जाती है, पर ये कौन सा एक्शन है, कौन सी वो रिस्पॉन्स टीम है जिनको कुछ इस बारे में पता ही नहीं होता, और जब सब कुछ हो जाता है तो कहते हैं जांच कराएंगे, पता कराएंगे कि कहाँ से क्या कुछ हुआ। इसको लेकर के जरूर जिलाधिकारी से बात कीजिएगा ब्रजेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश तमाम जानकारी के लिए। इमरान के पास चलते बिजनौर। इमरान, कौन सी खबर है बिजनौर से आज की? देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, बिजनौर से एक बहुत चौंका देने वाला मामला सामने आया है। बिजनौर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज दोनों बराबर में है, और मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर है वो वार्ड में जाते हैं और पेशेंटों को देखते हैं। उसके बाद वो जो पेशेंट की बीएसटी होती है उस पर ट्रीटमेंट के लिए दवाई लिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टाफ है वो उसकी और मेडिकल डॉक्टरों की तालमेल नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते जो वार्ड बॉय और स्टाफ नर्सें हैं वो जो है उन डॉक्टरों की बात नहीं मान करके वो दवाई पेशेंट को नहीं लगाती, जिससे कि पेशेंट की हालत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद एक विवाद होता है और दोनों ही जो पेशेंट के दिमागदार है हंगामा करते हैं। उसके बाद जो है सीनियर डॉक्टर वहां मौके पर पहुंचते हैं, मौके पर पहुंचने के बाद सारी सिचुएशन को देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि जो डॉक्टर हैं और जीआर है उनकी जो है उनकी और स्टाफ नर्सों की आमने सामने की नोकझोंक आप देख सकते हैं। हमारे पास एक वीडियो भी है, वो वीडियो आप दर्शकों को भी दिखा सकते हैं कि उस वीडियो में जो है किस तरीके से जो स्टाफ नर्स वार्ड बॉय है एक डॉक्टर को जो है किस तरीके से धक्का मुक्का दे रही है और किस तरीके से जो है उनको अनाप शनाप बोल रही है। वहीं हमने इस पूरी घटना पे जो है डॉक्टरों से भी बात की है, तो और उसके बाद जो है उसके बाद भी आपने 100 मिनट बताया, आपने फाइल में लिखा नहीं है। आपके मरीज को रात में हम लोग 11 बजे देख के गए हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हो। एक बात बताइए, सुबह से आपने मिनट बताया है, मिनट बताया है, एक लग चुका है, एक लग चुका है ना। आप ऐसी बातें कर रहे हो, आपके मरीज को हम लोग रात में 11 बजे देख के गए हैं। आप मिलते और दूसरे डॉक्टर होते तो नहीं मिलते। क्या कह रहे हो? अगर और कोई डॉक्टर होता आपकी जगह नहीं करता। इतना बड़ा सीनियर डॉक्टर रात में 11 बजे आपके मरीज को देख के गया है और आप इस तरह से बात कर रहे हो। बात क्या कर रहे हो? आपने भी तो कुछ वो नहीं करा ना, बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। आपकी गलत नहीं है, मिनट बता के ना फाइल लिख के गए। हमें बात होने चक्कर लाने विचार रहे हैं। मिनट मंगा डॉक्टर साहब, मिनट बता गए थे, मंगाना नहीं मंगाना इन्फॉर्मेशन की नहीं होगा कुछ। ये बोलते हम बता रहे हैं, ये तो फॉर्म बना के फॉर्म बना के हमारे 1000 रुपए देने के देगा मम्मी, बताओ तो। आखिरकार ये जो बहस चल रही है ये इमरान, आखिरकार ये जो बहस चल रही है स्टाफ और ये जो डॉक्टर है, ये क्या वार्ड बॉय कौन है ये लोग जिनके साथ इन डॉक्टर की बहस चल रही है? देखिए, बिल्कुल अखंड मैं बताना चाहूंगा कि ये वार्ड बॉय और स्टाफ नर्स जो है, स्टाफ नर्स शीतल है और वार्ड बॉय जो है ग्रेडन है, ये एक दबंगई के तौर पे जो है जो बाहर से डॉक्टर आए हैं, नए डॉक्टर हैं, और उनको जो है एक अपनी रुआब दिखाते हैं कि हम लोग लोकल के हैं यहाँ के, हम तुम्हारी जो है कोई भी बात नहीं मानेंगे। इसी को चलते एक ये डॉक्टर अबू आसिम है, इनका साफ तौर से कहना था कि मैं रात 11 बजे पेशेंट को देखकर गया और उसके बाद उसको पूरी दवाइयां लिख के गया। जो दवाइयां जिला अस्पताल में नहीं थी वो दवाइयां मैंने उनको लिख दी थी, वो इंजेक्शन वगैरह वो लेकर आए, और लाने के बाद उन्होंने जब स्टाफ नर्स से कहा तो स्टाफ नर्स ने साफ इनकार कर दिया कि हम लोग जो है ये बाहर की दवाइयां नहीं लगाएंगे।
तो जिससे कि पेशेंट की जो है हालत ज्यादा बिगड़ गई और उसके बाद आनंद फानंद में सुबह होते ही सीनियर डॉक्टर वहां पर पहुंचे और सीनियर डॉक्टर ने जो वहां दवाइयां रखी थी उनमें से इंजेक्शन उठा करके उस पेशेंट को लगाया, जिससे कि उस पेशेंट की हालत कुछ इस तरह दिखी। उसके बाद डॉक्टरों ने ये कहा कि इनके ब्लड भी कम है, ब्लड चढ़ने के बाद ये दवाइयां जो है बाद में दवाइयां लगेंगी। तो इसी बीच को लेकर के इन दोनों लोगों में काफी धक्का मुक्की हुई और अनाप शनाप गाली गुफ्तार भी हो गई, जिसको चलते दोनों ही लोग जो है डॉक्टर भी और स्टाफ नर्स भी सीएमएस और जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है उनके पास गए और उन्होंने एक टीम गठित कर दी गई है। अभी उनका कहना है कि हमने एक टीम गठित की है, उसके बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों की लड़ाई में पेशेंट का नुकसान होता है। अगर पेशेंट को कुछ खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाती, जैसे उसकी रात्रि में हालत बिगड़ी थी, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? ये बात जब हमने सीएमएस से बात की तो सीएमएस का साफ तौर से कहना था कि जांच चल रही है, जांच के बाद ही ये आगे कार्रवाई की जाएगी। जी अखंड। अभी तो सबसे बड़ी बात है कि इन दो लोगों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, शीत युद्ध कह लीजिए या युद्ध कह लीजिए, आपसी एक प्रबुद्ध की लड़ाई कह लीजिए या आपसी टकराव कह लीजिए या फिर लोकल और वर्सेस बाहरी होने की लड़ाई कह लीजिए, लेकिन इन सबकी जो लड़ाई है इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? एक पेशेंट को, एक बीमार व्यक्ति को, और कहीं ना कहीं उसकी जान भी जा सकती थी, उसके परिवार वाले उसको खो सकते थे। लेकिन ऐसे में जो लड़ाई है ये अगर जारी रहेगी और कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो मरीजों पर आएगा, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। क्या इस मामले पर सीएमएस ने ऐसी कोई बात कही है या फिर किसी दूसरे डॉक्टर की तैनाती की बात की है? अगर इस तरीके से टकराव की स्थिति पैदा रहेगी इमरान, या फिर अगर वार्ड बॉय, नर्सेज या फिर डॉक्टरों में इसी तरीके से गृह युद्ध टाइप का, शीत युद्ध टाइप का चलता रहेगा, तो वहां पर तो जो मरीज इलाज कराने आएंगे उनके लिए तो बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। चलेगा कैसे काम? देखिए अगर डॉक्टरों का साफ तौर से कहना है कि हम लोग मेडिकल कॉलेज के हैं, अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारा काम है पेशेंट को देखना, उसे अटेंड करना और उसके जो दवाई रिजर्व करती है वो दवाई उसको लगाना। लेकिन जो दवाई हम बीएसटी में लिखते हैं वो दवाई एक दिन छोड़ के दूसरे दिन लगेगी, तो पेशेंट की हालत जो है बिगड़ेगी। क्योंकि ये जो स्टाफ पुराना स्टाफ है और लोकल का होने के कारण ये जो है हमारी बात नहीं मानता। इसकी शिकायत हम पूर्व में भी कर चुके हैं, जिसको लेकर के यहाँ से मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टर जा भी चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी अभी तक जो मेडिकल कॉलेज का आला अधिकारी है और सीएमएस है वो कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। इन लोगों में जो है कोई बैठा के मीटिंग नहीं कर रहा है और आए दिन यही नई से नई बातें निकल के सामने आ रही हैं। जी अखंड। हाँ बिल्कुल, इस तरह की स्थितियां अगर पैदा होंगी और कहीं ना कहीं इस तरीके का जो आपसी मनमुटाव या टकराव है ये मरीजों की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं इनको बैठा करके एक मीटिंग करनी चाहिए और आपस में इस तरीके की टकराव स्थिति पैदा ना हो, इस लिहाज से जो भी जरूरी कदम हो उसको जरूर उठाना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से जिला अस्पताल में इस तरीके की अगर तस्वीर आएगी आपसी नोकझोंक की, आपसी मनमुटाव की, आपसी जो खींचतान है उसकी, तो कहीं ना कहीं इसका असर सीधे तौर पर मरीजों पर पड़ेगा और कहीं ना कहीं इस वजह से किसी न किसी मरीज की मौत भी हो सकती है। जिस तरीके से इमरान ने बताया कि स्थिति काफी खराब हो गई थी, जब सीनियर डॉक्टर आए तो उन्होंने वहां पर रखी जो दवाइयां थी वो उस पेशेंट को लाया, जिसके बाद कुछ स्थिति बेहतर हुई। फिलहाल इस पूरी खबर को नजर बनाए रखिएगा इमरान, और हो सकेगा तो एक बार फिर से सीएमओ से बात करिएगा और पूछिएगा कि आखिरकार ये जो टकराव की स्थिति है ये मरीजों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए आप लोग कौन सा कदम उठा रहे हैं, क्या जरूरी कदम उठा रहे हैं जिससे इस तरीके की स्थितियां भविष्य में ना पैदा हो और इस तरीके की टकराव की स्थिति ना हो, जिससे भविष्य में किसी भी मरीज की हालत खराब हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इमरान। बिल्कुल बताइए, कुछ कह रहे थे? अगर मैं आपको बता दूं, जिला अस्पताल में जो है जो दवाइयां है वही पेशेंट को लगती है। जैसे कि गुर्दों में जो है इंजेक्शन लगते हैं वो जिला अस्पताल में मौजूद नहीं है, मेडिकल कॉलेज में मौजूद नहीं है, तो वो जो है दवाइयां बाहर से मंगानी पड़ती है। उसके बावजूद भी यहाँ के जो स्टाफ है, चाहे नर्स हो या वार्ड बॉय हो, ये कोई भी जो सीनियर डॉक्टर है, बिल्कुल बात एक बड़ा गंभीर मसला है कि आखिरकार क्यों वो दवाइयां अस्पताल में मौजूद नहीं होती हैं। इसको लेकर के भी जरूर सवाल कीजिएगा कि आखिरकार जो जरूरी दवाइयां हैं जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं है और डॉक्टर उसे लिख रहा है, तो आखिरकार वो दवाइयां उपलब्ध क्यों नहीं है, जिसकी वजह से इस तरीके की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। इसको लेकर के भी जरूर सवाल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदर्श हमारे साथ बने हुए हरदोई से। आदर्श, कौन सी खबर है? असल में आज हम बताना चाहें, हम हरदोई जनपद के यहाँ पर सानी चुंगी पर खड़े, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। ये ओवरलोड वाहन जो गिनती 9 बजे के बाद निकलना चाहिए, या 9 बजे के पहले निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम
यहाँ पुलिस कप्तान को सीधे दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस कप्तान से भी मुलाकात करेंगे और उनसे जो पूरी बात भी करेंगे इस सिलसिले को लेकर। सबसे मैं बताना चाहेंगे यहाँ पर देखिए ये सांडी चुंगी है और ये गाड़ियां हमारे सामने निकल रही है, लाइव करती है। ये फर्स्ट देखिए सब रोड पे ये प्लेग्राउंड रोड जाती है और ये सांडी रोड जाती है। यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं है और जबकि यहाँ पर कोई बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन अगर अभी इस टाइम यहाँ पर 1 बज चुका है, 1 बजने के बावजूद भी यहाँ न तो ट्रैफिक पुलिस है न यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी तैनात है और गाड़ियां यहाँ पर निकल रही है, यहाँ पर रोडें जाम हो रही है, यहाँ पर खतराएं भी बढ़ जाती है। लेकिन पुलिस अधिकारी जो उनका जाता है, उनका कहना है कि हर चौराहे पर पुलिस तैनात है। लेकिन आज हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर न तो कोई पुलिसकर्मी खड़ा है और न यहाँ पर कोई अधिकारी यहाँ पर जो है रोड ट्रैफिक को संभालने के लिए खड़ा हुआ है। और हरदोई जनपद में जितनी चौराहे चाहे ब्लॉक हो चाहे तहसील स्तर हो, सभी जगह IBC-24 ग्राउंड लेवल पर जाएगा, चाहे जितनी दूरी पर पड़े और हकीकत से रूबरू कप्तान साहब को कराएगा। और कप्तान साहब तो ये चाहे कि जहाँ पुलिस नहीं है यहाँ पर उनको ड्यूटी लगाया जाए और जबकि यहाँ कुछ दूर पर यहाँ पर नो एंट्री भी बनी हुई है, लेकिन नो एंट्री में तक न खड़े होकर सभी गाड़ियां नो एंट्री के बाहर, नो एंट्री के अंदर घुसे। जहाँ छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, यहाँ पर महिलाएं हैं, ऑटो पर बैठ के निकलती हैं, एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं, तो खतरे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रशासन दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ दुकानें भी लगी हुई है। देखिए हम आपको मेन चौराहा पर दिखाएंगे। देखिए हम अब आप देख सकते हैं ये पूरी रोड ये रोड से जा रही है। हम आप देख सकते हैं पूरी रोड ये सांडी रोड है और यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन यहाँ एक भी रास्ता नहीं दिखा दे रहा है। जी सबसे बड़ी बात है कि लगातार हम लोग देख रहे हैं और हम लोग अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि 2 दिनों से जिस तरीके के हालात हरदोई जनपद में हैं और कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या बनता चला जा रहा है। और नो एंट्री में भी इस तरीके से जो हैवी व्हीकल्स हैं, लगातार हमारे पीछे से आदर्श ने अभी दिखाए हैं कि वो भी जा रहे हैं और पुलिस की वहां पर मुस्तैदी होनी चाहिए थी या पुलिस वहां पर कहीं ना कहीं तैनात होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं भी पुलिस तो का नामो निशान है ही नहीं। जिस तरीके की तस्वीरें आदर्श दिखा रहे हैं, आदर्श के हिसाब से कहीं ना कहीं जो हालात है वो अपने आप में खराब है, क्योंकि नो एंट्री में भी अगर एंट्री हो जा रही है गाड़ियों की, स्कूली बच्चे होंगे, तमाम लोग होंगे, कहीं ना कहीं स्थितियां खराब भी हो सकती हैं। हर एक चीज का एक टाइम होता है, उसके बावजूद भी स्थितियां इस तरीके से हैं, तो कहीं ना कहीं सड़क पर दिखाई दे रहा है कि जो प्रावधान बनाना चाहिए था, जो रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए थी, उन रेस्ट्रिक्शंस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और रेस्ट्रिक्शंस पर कार्रवाई होगी कैसे जब पुलिस के जवान वहां पर मौजूद ही नहीं है। आखिरकार इस पूरे मामले पर आदर्श आपसे कल भी बात हुई थी, आपने क्या जो कुछ अधिकारी हैं, एसपी हैं ट्रैफिक से, उनसे भी बात की, उनसे पूछा आखिरकार इस तरीके के हालात बने हुए हैं, आखिरकार कौन इनको बताएगा, कैसे चीजें ठीक होंगी, कैसे इस तरीके की स्थितियां सही हो पाएंगी, क्योंकि लगातार एक ही दिन 3 दिन से हम एक ही तस्वीर दिखा रहे हैं, स्थितियां वैसी की वैसी हैं, तो फिर आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं? या फिर अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो आपने केवल और केवल हमें कह दिया, उसको धरातल पर ग्राउंड पे कहने के लिए किसी से कुछ कहा ही नहीं। देखिए अखंड जो हम बताना चाहेंगे, हमारे पीछे आप इधर देख सकते हैं, ये देखिए ट्राली आ रही है, ये पूरी यहाँ पर ये सरवन देवी माता का मंदिर है और मंदिर के यहाँ से 3 किलोमीटर पर सैर कोतवाली लगती है। लेकिन और देखिए एंट्री की अगर बात करें, देखिए हमारे पीछे आप ये सब नो एंट्री में ट्रक आ रहे हैं। हमारे ये जितने भी ट्रक हैं सब नो एंट्री, जबकि सुबह 8 से लेकर रात 9 बजे तक नो एंट्री लगी रहती है और पुलिस कर्मी न होने के बावजूद यहाँ पर सब ट्रक सिटी के अंदर जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वारदात घट जाती है और एक्सीडेंट भी बढ़ जाते हैं। और जबकि शहर तो 3 किलोमीटर दूरी पर यहाँ दूरी पर है और उसके बावजूद यहाँ कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। और जल्दी हम हरदोई पुलिस अधीक्षक से भी लाइव लेंगे और उनसे बात भी करेंगे कि सर मैंने ग्राउंड लेवल पर जाके देखा है धरातल पर कि कहीं पर कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहा है। आखिर क्यों नहीं नजर आ रहा है? जब घटनाएं होती है उसके बाद पुलिस यहाँ पर जो है दिखाई पड़ती है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है आदर्श की आखिरकार जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं और कहीं ना कहीं तमाम जगहों पर इस तरीके के हालात बने हुए हैं, सवाल किए जाते हैं, पुलिस वाले बताते भी हैं कि हम तो तैनात हैं, हम तो कर भी रहे ड्यूटी, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके से नो एंट्री में लगातार इस तरीके से बिना किसी रोकथाम के ये जो ट्रक्स हैं आपके पीछे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, ये एंट्री में चले जा रहे हैं और इसकी वजह से किस तरीके से ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो ध्वस्त हो जाती है, जाम के हालात पैदा हो जाते हैं। बच्चे, स्कूली बच्चे या फिर यूं कहें कि जो एम्बुलेंसेज है कभी न कभी इस जाम का शिकार हो जाती है, फंस जाती हैं। फिर भी अगर वही वाली कहानी की ढाक के 3 पात वाली कहानी है, अधिकारी जो है वो मस्त है, ना जाने वो कब इन हालातों पर अपनी नजर डालेंगे और उसको सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। एक भी अगर पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद होता तो शायद इन जो बेहिचक बेधड़क होकर के जो नो एंट्री में वाहन लेकर के जा रहे हैं, इनको शायद डर सता रहा होता कि शायद हमारा भी चालान कट जाएगा या हमारे ऊपर एक्शन हो जाएगा। फिर भी
वो धड़ल्ले से अपनी गाड़ियों को आगे लेके जा रहे हैं। साफ तौर पर ये पीछे दिख भी रहा है और अभी भी धीमे धीमे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी जो है वो रेंग रही है, क्योंकि जब से आदर्श खड़े हैं उसके उनके पीछे भी दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे ट्रक बढ़ रहा है, जबकि उसे कहीं ना कहीं नो एंट्री में ही रुक जाना चाहिए था, आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए था। बस जा रही है, ट्रक जा रही है, तो जब सब कुछ जाएगा तो रोड पर चलने वाले के लिए क्या जगह बचेगी, भगवान भरोसे। फिर भी अगर हो सकेगा तो एक बार आदर्श ये जरूर करिएगा कि सवाल कीजिएगा कि हम लोग लगातार 3 दिनों से हरदोई में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के खबर दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी स्थितियां जस की तस बनी हुई है और नो एंट्री में भी जो ट्रक है वो धड़ल्ले से एंट्री करते हुए चले जा रहे हैं। तो अब देखिए ये ट्रक है, ये सिटी के अंदर ही जा रहा है। अब आप खुद देख सकते हैं, ये जा रहा है, देखिए। मैंने बिल्कुल आदर्श दिख रहा है, जो भी है आप इसको लेकर के सवाल जरूर कीजिएगा, इसीलिए कहा कि उनसे बोलिएगा भी कि 3 दिनों से लगातार हम इसी पर खबर कर रहे हैं, लेकिन कमोबेश स्थिति जस की तस बनी हुई है, कोई भी अंतर दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र के पास चलते हैं बस्ती। जितेंद्र, कौन सी खबर है बस्ती से आज की? बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से लगातार किसी रिश्ते को शर्मसार करने वाली तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। कहीं देखा जा सकता है कि एक पिता अपने बच्चे को ही कहीं ना कहीं जमीन के गड्ढे में गाड़ने की बात आती है, कहीं ना कहीं जो है पत्नी को मारने। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो मामला खंड आपको बता दें कि नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पे एक महिला की जिसकी शादी हुई 1 साल भी नहीं बीता था, उसके गर्भ में लगभग 3 से 4 महीने का बच्चा था। लेकिन कहते हैं ना कि दहेज के उत्पीड़न करने वाले जो आतंकी इस तरीके के होते हैं, जो दहेज के लोभी होते हैं, वो कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात है। एक नवविवाहित जो महिला ज्योति थी, कहीं ना कहीं उसको जो हम लोगों ने मार के उसकी हत्या कर दी। फिलहाल आपको बता दें कि ये नगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे आरोप यह पूरा लगाया गया है कि शादी को 1 साल हुआ था और अभी 3 महीने की जो वो गर्भवती भी थी। जो पति है उसकी माँ और उसकी बहन और 2-3 लोग और मिलकर, यानी कुल बात किया तो 4 से 5 लोग थे, जिन लोगों द्वारा उसको मारा पीटा गया। मारना पीटने के बाद जब वो उसकी अवस्था उस लायक नहीं रह गई थी, तो उसे तत्काल आनंद फानंद में जब मेडिकल कॉलेज ले गया गया, तो जहाँ तो वो मृत उसको घोषित कर दिया। फिलहाल पर इन्होंने थाने तो तहरीर दी है। तहरीर देने का उन्होंने बताया कि जिस तरीके से दहेज के लिए वो लगातार 3-4 लाख रुपए की डिमांड करते थे, उसे प्रताड़ित करते थे, उसे मारा पीटा करते थे, जिसके बाद इस तरीके से घटना की उन्होंने साफ यह भी कहा है कि इस पूरे मामले में जिन लोगों के नाम दिए गए हैं उन सबकी गिरफ्तारी हो, उन पर कार्रवाई भी की जाए। तो कहने के अखंड ये घटनाएं लगातार कहीं ना कहीं सामने से ऐसी घटनाएं तमाम देखने को मिलती है, चाहे उत्तर प्रदेश में से अन्य राज्यों से भी ऐसी घटना आती है, क्योंकि दहेज के लोभियों के द्वारा इस तरीके के साथ किसी भी महिला के साथ, नवविवाहित जो दंपत्ति है उस महिला के साथ इस तरह से कृत्य करना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपराध है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में पुलिस ने तहरीर प्राप्त की है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, आगे की जो कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अब देखा जाएगा क्या कुछ कार्रवाई होती है या फिर सडनली एप्लीकेशन लेने के बाद में वही माहौल होता है कि फिर से कागजों में फाइल चली जाएगी, ये देखना होगा। अखंड, हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस तरीके की खबरें आती है जितेंद्र, और सुर्खियों में भी रहती है। बहुत सारे मामले हैं, अभी तुषार शर्मा का भी मामला चल रहा है और ऐसे कई मामले हैं, कहीं ना कहीं चाहे वो दहेज या फिर उत्पीड़न को लेकर के जिस तरीके की चीजें सामने आती है, कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से परिवार में इस तरीके का गृह क्लेश होता है, चाहे फिर आपसी खींचतान होती है जिसकी वजह से इस तरीके की स्थितियां पैदा होती है, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आजकल के जो आपसी रिश्ते हैं वो भी आ गए हैं। फिर भी इस पूरे मामले पर क्या पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया? क्योंकि नामजद अगर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, तो इस पूरे मामले में क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई करते हुए किसी को गिरफ्तार किया है? बिल्कुल, पुलिस को तहरीर देने के बाद में जो पुलिस ने उस मामले में बयान में बताया कि जो उन लोगों के नाम दिए गए हैं उन सबसे पूछताछ की जा रही है, जांच भी की जा रही है। फिलहाल क्योंकि जो प्रथम दृष्टया अगर बात की जाए जिस तरीके से, क्योंकि भाई महिला की मृत्यु हुई है, तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं पुलिस उसमें भी व्यस्त है। तो बिल्कुल जो आरोपी जिनके नाम दिए गए उस सबकी गिरफ्तारी भी की जाएगी, कुछ न कुछ कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी उसमें। हाँ बिल्कुल, होनी भी चाहिए। जो भी है इस पूरे मामले पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और क्या है असली वजह ये भी पता लगाना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो पीड़ित है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसको न्याय दिलाना भी पुलिस की जवाबदेही है, पुलिस की जिम्मेदारी है और दिलाना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में लगातार जो माहौल है, ये यूं कहें कि मानसून के आने से पहले प्री मानसून की वजह से कई जिलों में बारिश हो रही है, तूफान आंधी भी आ रहा है और आज 75 जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। और लखनऊ में भी सुबह से ही कभी धूप कभी छांव की स्थिति बन रही है, कभी धूप हो रही है तो कभी छांव हो रही है, और कहीं पर छुटपुट बारिश भी है, कहीं थोड़े थोड़े अलग अलग इलाकों में लखनऊ के। लेकिन इतना जरूर है कि मौसम विभाग ने सभी जनपदों के लिए, 75 जिलों के लिए आज अलर्ट जारी किया और कहीं ना कहीं बारिश की संभावनाएं बताई जा रही है और जगह जगह बारिश भी हो रही है। कई जगहों पर बारिश की वजह से जल भराव की भी स्थिति पैदा हो गई है और इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जल्द से जल्द मानसून की एंट्री से पहले ये प्री मानसून की जो बारिश है वो होती हुई दिखाई दे रही है और 3 दिनों तक ये ऐसा ही मौसम रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तक ले लीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।